कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। लगभग से 5 दिन बाद ब्यास मेंशन स्नेहा बिस्तर पर बैठी थी और अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, जहाँ पर उसने अपना संगम और अंगद का वॉलपेपर लगाया हुआ था। उस पिक्चर को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना दूसरा हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था और एक तकलीफ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, अपनी लिटिल प्रिंसेस के खुद से दूर जाने की तकलीफ। उसे रोते हुए लगभग से 15-20 मिनट हो गए थे और उसकी आंखें हद से ज़्यादा दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और संगम अंदर की तरफ आया। जैसे ही स्नेहा को एहसास हुआ कि संगम आ रहा है, तो उसने तुरंत अपना फ़ोन साइड में रख दिया और अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ कर लिए। संगम उसके पास आया और उसके हाथ में एक ड्राइंग बुक थी, जिस पर वो ड्राइंग कर रहा था। वो अब स्नेहा के पास आया और उसकी चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ स्नेहा माँ, आप रो रही थी क्या? स्नेहा ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, नहीं बेटा, मैं भला क्यों रोऊंगी, मैं नहीं रो रही थी, आप बताओ आपको क्या चाहिए? संगम बिस्तर पर चढ़कर उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू साफ करते हुए बोला, लेकिन आपकी आंखें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है स्नेहा माँ कि आप रो रही थी। स्नेहा ने अब उसे पूरी तरह से अपने सीने से लगाया और बोली, नहीं बेटा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे लगता है शायद मेरी आंख में मच्छर चला गया, इसलिए मेरी आंखें बेहद लाल हो गई हैं। मैं अगर अपना चेहरा धो लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात पर संगम ने कुछ नहीं कहा। अब उसने अपनी ड्राइंग बुक खोली और बोला, मैं हमारी फैमिली पिक्चर बना रहा था स्नेहा माँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे बताइए ना, मैं इस पिक्चर को कैसे कंप्लीट करूँ? उसकी बात पर स्नेहा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। संगम ने अब ड्राइंग बुक खोली, जिसमें उसने अपनी, अंगद की और स्नेहा की पिक्चर तो बना ली थी, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर और कुछ नहीं था। संगम एक खाली जगह की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ पर लिटिल प्रिंसेस बनानी चाहिए या नहीं स्नेहा माँ, क्योंकि पहले तो हमारी लिटिल प्रिंसेस हमारे पास आ रही थी ना, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि हमारी लिटिल प्रिंसेस अभी नहीं आएगी, तो क्या मैं उसकी ड्राइंग बनाऊं या नहीं? उसका सवाल सुनकर स्नेहा की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे थे। उसे रोते हुए देख संगम एक बार फिर से बोला, ये क्या हुआ स्नेहा माँ, आप तो एक बार फिर से रोने लगी। आप अब ऐसा क्यों करती हैं, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती हैं। मैं कितने दिनों से आपको देख रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी कहता हूँ तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहती हो स्नेहा माँ? उसकी इस बात पर स्नेहा ने उसे तुरंत अपनी बाहों में वापस कस लिया और बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। आपकी स्नेहा माँ आपसे बहुत प्यार करती है, आप तो जानते हैं ना कि आपकी स्नेहा माँ की जान बसती है आप में, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपकी स्नेहा माँ अगर आपसे बात नहीं करेंगी तो और क्या ही करेगी? एक आप ही तो हो जिसकी वजह से आपकी स्नेहा माँ जी रही है। संगम को उसकी बातें अभी भी अजीब लग रही थी। वो उसे देखते हुए बोला, पता नहीं स्नेहा माँ, लेकिन आप बहुत बदल गई हैं। जब से आप हॉस्पिटल से आई हैं तब से आप बहुत चेंज हो गई हैं। मैं आपको कहता हूँ कि हमें घर पर वापस जाना है, लेकिन आप मुझे कोई जवाब नहीं देती हैं और आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, जबकि मेरा यहाँ पर मन भी नहीं लगता। मुझे घर वापस जाना है, तो क्या हम घर वापस चलें? स्नेहा ने अब अपने आंसू साफ करते हुए खुद को संभाला और बोली, नहीं बेटा, मैं अभी यहीं पर रहना चाहती हूँ। अगर आपको घर जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं अभी घर नहीं जा पाऊंगी। उसकी बात पर संगम ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों स्नेहा माँ, पहले तो आप डैड को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ना डैड आपके बिना रह सकते हैं और ना ही आप डैड के बिना, तो अब क्या हुआ? अब आप इतने दिनों से डैड के बिना कैसे रह रही हो? उसके सवालों का जवाब अब स्नेहा के पास कुछ भी नहीं था। वो उसे जवाब देती भी क्या? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जब से उसने अपनी लिटिल प्रिंसेस को खोया था, तब से अंगद और उसने एक बार भी बात नहीं की थी। अंगद ने तो अपनी तरफ से एक दो बार कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया, तो अंगद ने भी उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। वो हॉस्पिटल में रहता ज़रूर था, लेकिन स्नेहा और उसके बीच कोई बात नहीं होती थी।
और जब डिस्चार्ज के टाइम पर स्नेहा ने कहा कि वो मित्तल मेंशन नहीं बल्कि ब्यास मेंशन जाना चाहती है, तब भी अंगद ने उसे नहीं रोका। एक बार भी नहीं कहा कि वो उसके साथ मित्तल मेंशन जाएगी, बल्कि उसने कुछ कहा ही नहीं और चुपचाप वहाँ से चला गया। कल ही तो वो ब्यास मेंशन आई थी ये सोचकर कि वो ब्यास मेंशन में रहेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे खुद अजीब लग रहा था, जैसे वो जिंदा हो ही ना। बस उसकी सांसें चल रही है, लेकिन जीने जैसा अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं। तभी वहाँ पर निया आई और संगम की तरफ देखते हुए बोली, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ संगम, और तुम हो कि यहाँ पर बैठे हो। उसकी आवाज़ सुनकर संगम का ध्यान उसकी तरफ गया था। निया अब आगे की तरफ आई और उसे देखते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है और साथ में गार्लिक ब्रेड भी। तुम्हें पसंद है ना, तो चलो मेरे साथ चलकर अपना पास्ता एंजॉय करो। उसकी बात पर संगम का ध्यान अब सारा खाने की तरफ हो गया था। वो तुरंत बिस्तर से उतरते हुए बोला, मेरा फेवरेट पास्ता, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं अपना पास्ता फिनिश करूँगा और साथ ही साथ गार्लिक ब्रेड भी। ये बोलकर वो बाहर की तरफ भाग गया था। अब तो उसे ब्यास फैमिली में रहना भी थोड़ा नॉर्मल लगता था, क्योंकि यहाँ पर निया थी। उसे वहाँ पर ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वहीं उसके जाने के बाद निया स्नेहा के सामने बेड पर बैठी और फिर अगले ही पल उसकी नज़र संगम की ड्राइंग बुक पर गई और उसने अब ड्राइंग बुक को अपने हाथ में लिया और फिर उस पर ड्राइंग करने लगी। उसने उस पिक्चर में स्नेहा और अंगद की लिटिल प्रिंसेस को ड्रॉ किया था। उसे वो ड्राइंग करते हुए देख स्नेहा की आंखों से आंसू एक बार फिर से बह रहे थे। निया उसकी तरफ देखते हुए बोली, जरूरी नहीं भाभी कि अगर आपकी लिटिल प्रिंसेस अभी आपकी दुनिया में नहीं आई तो आगे भी कभी नहीं आएगी। आप और अंगद भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिजिकली आप दोनों पूरी तरह से फिट हैं, तो आपकी लिटिल प्रिंसेस आपकी दुनिया में क्यों नहीं आएगी। वैसे तो मैं आपसे छोटी हूँ, आपको क्या ही समझाऊँ, लेकिन हमेशा आप ही मुझे बोलती थी ना कि हर एक चीज़ होने का वक्त होता है, हर चीज़ अपने सही वक्त पर ही होती है। तो शायद हो सकता है आपकी लिटिल प्रिंसेस का अभी इस दुनिया में आने का वक्त ना हुआ हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो वक्त कभी आएगा ही नहीं। वो वक्त आएगा भाभी, और ज़रूर आएगा। आपकी और अंगद भाई की एक परफेक्ट फैमिली ज़रूर होगी। ये बोलते हुए अब उसने उसे ड्राइंग के नीचे परफेक्ट फैमिली भी लिख दिया था। स्नेहा का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। निया ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, प्लीज़ चुप हो जाइए भाभी, आपकी आंखों में आंसू देखकर हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी तो मुझे बुरा लगता है कि क्यों आपने अंगद भाई को खुद से दूर कर रखा है, लेकिन कभी सोचती हूँ कि अगर वो आपकी आंखों में इतने आंसू देखते तो ना जाने उनका क्या ही हाल होता। इसलिए बेहतर है कि वो आपसे थोड़े दिन दूर ही रहें। लेकिन फिर सोचती हूँ कि यहाँ पर तो हम सब आपको संभाल रहे हैं, पर वहाँ पर उनको कौन ही संभाल रहा होगा। स्नेहा तुरंत बोली, उन्हें किसी की क्या ज़रूरत है। निया झट से बोली, ऐसा नहीं है भाभी, जितनी ज़रूरत उन्हें है उतनी तो किसी और को हो ही नहीं सकती। कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब हम सब देखते थे कि वो कितना इरिटेट हो जाते थे आपके नाम से भी। लेकिन वो भी तो कुछ महीनों की ही बात है ना, जब हमने ये भी देखा है कि आपका नाम भी उनके लिए कितना ज़रूरी है। कैसे आपका नाम लेते ही उनका चेहरा एकदम से खिल जाता है। मेरा वो भाई जो एकदम खड़ूस सा हो गया था, एकदम पत्थर दिल हो गया था, उसे दोबारा जीना आपने सिखाया। और आपके बिना उनकी ज़िंदगी कैसी होगी ये आप हम सबसे बेहतर सोच सकती हैं। उसकी बात पर अब स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल अंगद के लिए तड़प रहा था और फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। निया एक बार फिर से बोली, मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे कि मैं आपको इस घर से भेजना चाहती हूँ, लेकिन आप यहाँ पर अच्छी नहीं लगती भाभी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मित्तल मेंशन में अच्छी नहीं लगूंगी अगर मैं वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा घर ये है और आपका घर वो। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ कर देना भाभी, लेकिन जो बड़ी माँ से सीखा बस वही बोल रही हूँ। मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, आप प्लीज़ खुद को संभालिए। ये बोलते हुए उसने उसकी आंखों से बहते हुए आंसू एक बार फिर से साफ किए और फिर वहाँ से चली गई। निया ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। स्नेहा बहुत अच्छी तरह से समझती थी उसका घर अब ब्यास मेंशन नहीं था, लेकिन वो मित्तल मेंशन भी नहीं जाना चाहती थी। उसका दिल नहीं कर रहा था मित्तल मेंशन रहने का, या फिर शायद वो एक पल में मित्तल मेंशन जाने के लिए मान जाती।
अगर अंगद उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता तो, लेकिन अंगद ने भी तो ऐसा कब किया। स्नेहा के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी और उसका चैन इस वक्त उससे बेहद दूर था। अंगद ऑफिस में बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल थी, जो सिर्फ नशे की वजह से नहीं थी, बल्कि साफ पता चल रहा था कि जिस तरह से उसकी आंखें सूजी हुई है, वो पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल नहीं सोया। उसने भी अब टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया, उस पर लगा हुआ अपना वॉलपेपर देखने लगा। उसने भी स्नेहा अपना और संगम का वॉलपेपर लगाया हुआ था। फ़ोन को देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर उसने फ़ोन अनलॉक किया और उस पर गैलरी ओपन कर ली। उसकी गैलरी में सबसे ज़्यादा स्नेहा की ही पिक्चर्स थी। कुछ स्नेहा ने खुद क्लिक की थी तो कुछ अंगद ने क्लिक की थी, वो भी स्नेहा को बिना बताए। अब उसने एक पिक को ओपन किया और फिर उसे बेहद हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। उस पिक्चर में स्नेहा ने अपने होठों का पाउट बनाया हुआ था और अंगद को घूर घूर कर देख रही थी। शायद उसे पता था कि अंगद उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा है। अंगद उस पिक्चर को देखकर हंसा और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपना सर पीछे सीट पर टिकाया और फिर सीलिंग की तरफ देखने लगा। उसके आंसू अब उसकी आंखों से बाहर की तरफ आ रहे थे और फिर धीरे धीरे उसने वो फ़ोन अपने सीने से लगा लिया, जैसे फ़ोन को नहीं बल्कि स्नेहा को अपनी बाहों में समेट रहा हो। कुछ पल वो यूं ही बैठा रहा और फिर दोबारा उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखना शुरू किया। इस बार उसने अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम किया और फिर स्नेहा के होठों को शिद्दत से चूम लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, आई लव यू बेबी, आई लव यू अ लॉट। तुम नाराज हो मुझसे और मुझे तुम्हें मनाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ मेरी जान। मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटना चाहता हूँ, खुद तुम्हारी गोद में अपना सिर रखकर तुमसे बातें करना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं जब तुम्हारे सामने आता हूँ तो क्यों तुमसे नज़रें भी नहीं मिला पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान, बहुत 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 प्यार। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में तड़प साफ महसूस हो रही थी। अब वो अपनी जगह से उठा और फिर बाहर की तरफ आ गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठा और अब उसकी गाड़ी मित्तल मेंशन जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपनी गाड़ी को गोल घुमाया। इस वक्त वो नशे में था तो उसकी ड्राइविंग भी बहुत अजीब हो रही थी। वो कभी अपनी गाड़ी को राइट साइड कर रहा था तो कभी लेफ्ट साइड। यूं ही गाड़ी बेढंग से ड्राइव करते हुए वो ब्यास मेंशन पहुंचा और फिर अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखने लगा, जिसमें लगभग से 9 बजने वाले थे। वो खुद से ही बोला, अभी तक तो संगम नहीं सोया होगा, इतनी जल्दी तो वो नहीं सोता, मतलब मैं संगम से मिल सकता हूँ। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकला और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों से ही अंदर की तरफ आया। वो पूरी कोशिश कर रहा था खुद को नॉर्मल दिखाने की, ये छुपाने की कि उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की हुई थी। लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी, उसकी चाल जिस तरह से लड़खड़ा रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी नशे में है। मुश्किल से वो अंदर की तरफ आया और इधर उधर देखने लगा। उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था तो वो थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला, संगम बेटा। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा जो अपने रूम में बैठी थी और उसका रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर था, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वो तुरंत बिस्तर से उतरी और फिर भागते हुए बाहर रेलिंग की तरफ आई, जहां पर उसे हॉल में खड़ा हुआ अंगद साफ नजर आ रहा था। उसे देखते ही स्नेहा की आंखों में नमी तैरने लगी थी। वहीं अंगद ने अब थोड़ी सी ऊंची आवाज लगाई, संगम बेटा। उसकी आवाज़ सुनकर संगम जो निया के साथ था, वो अब जल्दी से बाहर की तरफ आया। जैसे ही उसने अंगद को देखा वो चिल्लाकर बोला, डैड आप यहाँ पर। ये बोलकर वो जल्दी से अंगद के पास आया। अंगद ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। नशे में होने की वजह से उसका पैर लड़खड़ाया और वो दोनों नीचे गिरने को हुए। इधर उन दोनों को गिरते हुए देख स्नेहा का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो गया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और फिर दूसरे ही पल उसने राहत की एक सांस ली, जब अंगद ने खुद को भी संभाल लिया और संगम को भी। अब उसने संगम को नीचे उतारा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसे हो आप। संगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, अच्छा हूँ डैड, आपसे मिलकर और भी अच्छा हो गया।
आप बताओ, आप ऑफिस से आए हो क्या? और आप में से ये गंदी सी स्माइल क्यों आ रही है? आपने कुछ खाया पिया है क्या? स्नेहा समझ पहले ही गई थी कि अंगद इस वक्त नशे में है और अब संगम के सवाल ने उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल दिया था। वो तुरंत अंदर की तरफ आई और फिर उसने अपने फ़ोन से निया को एक मैसेज किया। वहीं निया जो संगम के साथ ही अपने रूम से बाहर आई थी, वो अब अंगद के पास आई और उसे देखते हुए बोली, आपको यहाँ पर देखकर अच्छा लगा भाई। आप स्नेहा भाभी से मिलने आए होंगे ना? मैं एक काम करती हूँ, उन्हें नीचे लेकर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, नहीं, मैं बस संगम से मिलने आया था। जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी स्नेहा को अपने दिल में एक तकलीफ सी महसूस हुई। वहीं इस वक्त निया का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया, जिस पर स्नेहा का मैसेज था, तुम्हारे भाई ने ड्रिंक कर रखी है, अगर हो सके तो उन्हें आज रात यहीं पर सुला लो, ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वो मैसेज पढ़कर निया ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा, लेकिन अब तक स्नेहा वहाँ से वापस अंदर चली गई थी। अंदर जाकर वो बेड पर लेटी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। निया को भी उन दोनों की तकलीफ बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है भाई, प्लीज़ आप मेरे साथ आइए ना। उसकी बात पर अंगद भला कैसे ही मना कर सकता था, और वो तो वैसे भी वहाँ पर रुकना चाहता था, अपनी स्नेहा को देखना जो चाहता था। वो अपना चेहरा हाँ में हिलाकर बोला, चलो, कहाँ चलना है? निया संगम की तरफ देखते हुए बोली, आप 2 मिनट नानी के पास जाओ, मैं आपके डैड से बात करके अभी वापस आती हूँ। नानी से बोलना वो आपके डैड के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रेडी करवा दें। अंगद तुरंत बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, उसके बाद मुझे जाना है। वो कल सुबह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो जल्दी सोना है और फिर जल्दी उठना है। ये बोलते हुए उसे अपना दिल भारी सा होता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नज़रें बार बार ऊपर की तरफ जा रही थी। निया ने जब उसकी नज़रों को बार बार ऊपर जाते हुए देखा तो वो जल्दी से बोली, अगर आप चाहें तो स्नेहा भाभी के पास जा सकते हैं भाई, वो ऊपर अपने कमरे में ही हैं। अंगद ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया और बोला, नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें अगर कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो बताओ, वरना मैं जाऊँ? निया जल्दी से बोली, नहीं प्लीज़ भाई, जाइएगा मत, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई तो अंगद भी उसके साथ साथ चलने लगा। वो अंगद को लेकर अंदर रूम में आई, फिर उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया तो अंगद तुरंत बोला, अरे बताओ ना यार, तुम्हें मुझसे कहना क्या है? ऐसे बिस्तर पर नहीं बैठ सकता मैं। निया उसका हाथ पकड़कर अब उसे बिस्तर पर लेकर गई और बोली, जो बात मुझे आपसे करनी है उसके लिए आपको बैठना तो पड़ेगा ना भाई। उसकी बात पर अंगद ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था। निया एक बार फिर से बोली, मैं 5 मिनट में आती हूँ, आप मेरा यहीं वेट कीजिए। अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और निया वहाँ से बाहर आ गई। बाहर आकर वो दरवाजे पर खड़ी हुई और अंदर की तरफ झांक कर देखने लगी। अंगद अभी भी बिस्तर पर बैठा था और इधर उधर देख रहा था। सामने ही अब उसकी नज़र साइड टेबल पर गई, जहाँ पर स्नेहा की पिक्चर रखी हुई थी। वो स्नेहा का रूम नहीं था, लेकिन अनुपमा जी को स्नेहा से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, तो यूं ही उन्होंने उसकी पिक्चर्स घर पर काफ़ी जगह रखी हुई थी। अंगद अब बिस्तर पर झुका और अगले ही पल उसने स्नेहा की पिक्चर को अपने हाथ में लिया और बोला, देखो इस पिक्चर में कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, पर तुम्हें पता है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तुम उन पिक्चर्स में लगती हो जो मेरे पास हैं, जिन्हें देखकर मैं अपना पूरा दिन, अपनी पूरी रात गुजारता हूँ। उन पिक्चर्स में तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम्हें देखकर मैं बस तुम में ही खो जाता हूँ, और कब पूरा दिन बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। उसकी बातें सुनते हुए निया की आंखों में नमी तैर गई थी। ऐसा नहीं था कि वो स्नेहा के इमोशंस नहीं समझ रही थी, उसे स्नेहा के लिए बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अब उसे स्नेहा पर गुस्सा भी आ रहा था। अपने भाई को देखकर उसे गुस्सा आता भी कैसे नहीं। अंगद की बातें सुनकर निया को बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। अंगद तो बिस्तर पर लेट चुका था, लेकिन अब निया वहां पर नहीं रुकी। वो अब जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर स्नेहा के रूम में आई। स्नेहा अपने बिस्तर पर बैठी थी और बिस्तर पर बैठे हुए अपनी और अंगद की पिक्चर्स देख रही थी।
अंगद से तो वो कुछ बात कर नहीं रही थी, तो बस सारा दिन उसकी बातें अंगद की पिक्चर से ही चलती रहती थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और निया अंदर की तरफ आई। उसे देखते ही स्नेहा ने तुरंत अपना फ़ोन लॉक किया और फिर साइड में रख दिया। निया उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या छुपा रही हैं मुझसे आप? हाँ, यही कि आप फ़ोन पर अंगद भाई की पिक्चर देख रही थी और ये बात मुझे ना पता चल जाए, लेकिन ये बात मैं पहले से ही जानती हूँ भाभी, तो आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। स्नेहा ने खुद को शांत रखते हुए ही कहा, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ निया, और मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं अंगद जी की पिक्चर नहीं देख रही थी, मैं बस संगम। निया उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, क्यों? अंगद भाई की पिक्चर देखने में क्या प्रॉब्लम है? वो पति हैं आपके, अगर आप उनकी पिक्चर देख भी लेंगी तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी? स्नेहा उसे देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ क्यों लड़ रही हो निया? मैंने तुम्हें क्या कहा है? निया झट से बोली, क्यों ना लड़ूं मैं आपसे? आप मेरे भाई को जानबूझकर इतना तड़पा रही हैं और अभी भी आप कहती हैं कि मैं आपसे लड़ाई ना करूं। स्नेहा तुरंत बोली, मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी नहीं तड़पा रही हूँ, बल्कि तड़प तो मैं खुद रही हूँ। अगर इतना ही वो मेरे बिना तड़प रहे होते तो इतना वक्त नहीं लगाते यहाँ आने के लिए। वो कब के यहाँ आ चुके होते। हॉस्पिटल में भी वो मेरे पास नहीं आए और अभी भी तुम कह रही हो कि मैं उन्हें। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही निया उसकी बात काटते हुए बोली, वो आपके पास नहीं आए क्योंकि आपने उन्हें अपने पास आने से मना किया, वरना अंगद भाई और आपसे दूर रह जाएं, ये हो ही नहीं सकता। स्नेहा अब मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट दर्द से भरी हुई थी। वो निया की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम्हारा वहम है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है निया। हाँ, मैं मानती हूँ हम दोनों के बीच बहुत कुछ था, लेकिन वो सब कुछ तभी खत्म हुआ जब। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। निया गुस्से से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है भाभी, आप कुछ भी सोच रही हैं। एक बच्चे के खत्म होने से एक कपल का प्यार कभी खत्म हो सकता है क्या? स्नेहा रोते हुए बोली, अगर वो प्यार शुरू से ही उस बच्चे की वजह से हो तो क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे अंगद भाई तो मुझसे हुई अपनी शादी को भी नहीं मानते थे, ना मैं उन्हें पसंद थे, ना वो मेरे साथ रहना चाहते थे। याद ही होगा तुम्हें कि उन्होंने तो मुझे घर से भी जाने के लिए बोल दिया था। मैं घर से जा नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने संगम को हॉस्टल भेजने का फैसला ले लिया था। और भी ना जाने उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मुझे खुद से दूर भेजने के लिए, संगम से दूर भेजने के लिए। पर जब फिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो सब बदल गया। धीरे धीरे वो मेरे करीब आए, लेकिन वो मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चे के लिए ही तो करीब आए थे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही निया दांत पीसते हुए बोली, आप सच में पागल हो गई हैं भाभी। मैं आप पर गुस्सा करना नहीं चाहती, लेकिन आपकी ये फालतू की बातें सुनकर मुझे आप पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप ऐसी बातें कर सकती हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आपको क्या लगता है कि अंगद भाई उस बच्चे की वजह से आपसे प्यार करते थे? अगर उन्हें वो बच्चा ही प्यारा होता तो फिर वो उस बच्चे को चुनते, ना कि आपको। पर उन्होंने तो आपको चुना। अब इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ वो क्या ही दें कि उन्हें किसी बच्चे से नहीं बल्कि आपसे प्यार हुआ। किसी वजह से नहीं, बस आपसे यूं ही प्यार हुआ। वो प्यार जो सिर्फ आपसे है और हमेशा आपसे ही रहेगा। आप ये क्यों बातें नहीं समझ रही हैं? उसकी बात पर स्नेहा तुरंत बोली, मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे तुमसे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मुझे पता है तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है, तो तुम चाहो तो मुझे कुछ भी सुना सकती हो। अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है, तुम मुझे वो भी बता सकती हो। मैं यहाँ से। उसकी बात पूरी होने से पहले ही निया दरवाजे की तरफ घूम गई, क्योंकि ये सब तो वो स्नेहा के मुँह से बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी। और कोई बेशक से उसे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आज निया ने अपने दिल की सारी बातें उसे सुना दी थी। वो कहाँ गलत जा रही थी ये भी उसे बता दिया था, और ऊपर से स्नेहा उसकी बात को समझने की बजाय उसे ही गलत समझ रही थी। ऐसे में अब वो स्नेहा के साथ और बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके कदम रुक गए। वो पलटकर स्नेहा की तरफ देखने लगी। स्नेहा चुप तो हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी निया पर ही थी, और अब निया उसकी तरफ देखते हुए बोली,
आप खुद से बहुत कुछ सोच लेती हैं भाभी, खुद से बहुत कुछ समझ लेती हैं, लेकिन अफ़सोस आप अपने ही दिल को समझ नहीं पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंगद भाई तड़प रहे हैं, तड़प आप भी रही होंगी, लेकिन आपको तो अपनी ही तड़प समझ नहीं आ रही है, तो मेरे भाई की तड़प को आप क्या ही समझेंगी। आपको अपना ही प्यार दिखाई नहीं दे रहा है भाभी, तो मेरे भाई का प्यार आपको कहाँ से ही दिखाई देगा। मुझे पहले आप पर गुस्सा आया, लेकिन सच बताऊं अब मुझे आप पर तरस आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। उसकी खुद की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र सामने खड़े आयुष पर गई, जो स्नेहा के रूम में ही जा रहा था, लेकिन अब उसकी नज़रें निया पर थी और निया की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर वो खुद चौंक गया था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या हुआ निया, तुम इतना रो क्यों रही हो? स्नेहा, स्नेहा ठीक तो है ना? उसकी बात पर निया जल्दी से बोली, कुछ भी ठीक नहीं है आयुष, ना ही स्नेहा भाभी ठीक है और ना ही अंगद भाई, और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि हम लोग सिर्फ उन्हें रोते हुए देख रहे हैं, इसके अलावा हम और कुछ कर ही नहीं सकते। उसकी बात पर आयुष ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और बोला, प्लीज़ चुप हो जाओ निया, ऐसे रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। निया रोते हुए ही बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना आयुष, मुझे यहाँ से दूर जाना है, इतनी दूर कि मुझे यहाँ की कोई बात सुनाई भी ना दे। कुछ देखना तो दूर की बात, मुझे यहाँ के लोगों को याद भी नहीं करना। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, और वो है मेरी मॉम, जिनसे मैंने इतना प्यार किया था, लेकिन उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। उनकी वजह से मेरा भाई, मेरा भाभी, पूरा घर सब बिखर गया। मुझे नफ़रत हो गई है उनसे। अगर वो ज़िंदा होती ना तो कसम से अपने हाथों से उनकी जान ले लेती। उसका रोना सुनकर आयुष ने उसे अपनी बाहों में और भी ज़्यादा कस लिया था। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि उसे इस वक्त कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एक तो उसकी मॉम का इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना, दूसरा अंगद और स्नेहा की हालत और होने वाले बच्चे का ख़त्म हो जाना। ये सब किसी के लिए भी सदमे से कम नहीं था। सब लोग इस वक्त बेहद परेशान थे। आयुष ने अब उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर उसे अंदर अपने रूम में ले गया। वहीं अंगद स्नेहा की पिक्चर को अपने सीने से लगाए कब गहरी नींद में जा चुका था और स्नेहा एक बार फिर से बिलख बिलख कर रो रही थी। सुबह का वक्त, अंगद की आंखें खुली और वो बिस्तर पर उठकर बैठा। खुद को किसी अनजान कमरे में देखकर उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि व्यास मेंशन का ही कमरा है, क्योंकि उसके बिल्कुल पास ही स्नेहा की पिक्चर भी रखी हुई थी। पूरी रात तो स्नेहा की पिक्चर उसके सीने पर ही रही, लेकिन कुछ ही देर पहले जब अंगद ने हल्के से अंगड़ाई ली थी तो वो पिक्चर नीचे गिर गई थी। अब अंगद ने उस तस्वीर को अपने हाथ में उठाया और फिर उसे देखने लगा। स्नेहा उस पिक्चर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अंगद उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, गुड मॉर्निंग बीबी। ये बोलते हुए उसके होठों पर जितनी गहरी मुस्कुराहट थी उतनी ही उसकी आवाज़ में तकलीफ थी। अब उसने फ़ोटो को साइड में टेबल पर दोबारा रखा और फिर खुद सामने बने हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने पानी से अपना चेहरा धोया और 5 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर निकला। अब वो अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक कर बाहर हाल में आ गया था। जैसे ही वो वहाँ पर आया, अनुपमा जी उसके सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, कैसे हैं आप अंगद जी? अंगद नीचे की तरफ झुकते हुए बोला, प्रणाम आंटी जी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचकिचाहट थी। अनुपमा जी ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, स्नेहा अभी भी आपकी बीबी ही है अंगद जी। बेशक से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता अभी भी आप दोनों के बीच बरकरार है, और अगर वो आपकी बीबी है तो मैं आपकी सास भी हूँ और आपकी माँ भी। हमसे ना आपका रिश्ता टूटा है और ना ही कभी टूटेगा। आपको मुझे आंटी कहकर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगद ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हल्का सा मुस्कुराया। अनुपमा जी एक बार फिर से बोली, आइए आप डाइनिंग टेबल पर आइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। अंगद तुरंत बोला, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए उसकी नज़र स्नेहा पर गई, जो सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और चाय पी रही थी।
अंगद चाय बिल्कुल नहीं पीता था। कभी ज़िंदगी में 1-2 बार पी ही हो तो ठीक है, वरना वो कॉफ़ी या ग्रीन टी ही प्रेफ़र करता था। लेकिन अब वो अचानक से ही बोला, ठीक है, मैं डाइनिंग टेबल पर चलता हूँ। अनुपमा जी हैरान रह गईं, क्योंकि अंगद पहले मना कर चुका था। लेकिन अब अंगद खुद ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया था। वो जाकर चेयर पर बैठा और फिर स्नेहा ने हल्की सी अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मायूसी थी। अंगद बस उसके सामने बैठा था, लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रहा था। तभी संगम वहाँ पर आया और उससे लिपटते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैड। आपको पता है, मैं थोड़ी देर पहले आपके पास गया था आपको उठाने के लिए, लेकिन आप गहरी नींद में सोए हुए थे, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हो। आप और स्नेहा माँ मुझे हमेशा सोने देते हो जब मैं गहरी नींद में होता हूँ, तो मैंने भी आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी बात सुनकर अंगद की नज़रें अब स्नेहा की तरफ उठ गई थी। स्नेहा ने खाली चाय का कप अपने हाथ में कसकर पकड़ा और फिर वहाँ से उठने लगी। वो किचन में जा रही थी ताकि अपना खाली कप रख सके। तभी अनुपमा जी वहाँ पर आई और बोली, अरे तुम बैठो यहाँ पर, तुम्हारे लिए नाश्ता बन गया है, बस 1 मिनट में आ रहा होगा। उनकी बात सुनकर स्नेहा अब वापस टेबल पर बैठ गई। एक सर्वेंट उसका वो खाली कप लेकर वहाँ से चली गई। इस वक्त एक सर्वेंट अंगद के सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे अंगद के सामने रखी, जिसमें चाय, बिस्किट और स्नैक्स वगैरह थे। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो कहाँ चाय बिस्किट वगैरह लेता था। स्नेहा दिन में 2 बार चाय ज़रूर पीती थी और उसे इतनी चाय पीते हुए देख अंगद हमेशा उसे बोलता था कि वो चाय की दीवानी है, और हमेशा स्नेहा भी उसे यही जवाब देती थी कि वो कभी चाय पीकर तो देखे। अगर वो भी चाय का दीवाना ना हो गया तो उसका नाम भी स्नेहा नहीं। पर फिर भी अंगद चाय नहीं पीता था। स्नेहा ने अब तुरंत अनुपमा जी की तरफ देखा और फिर अंगद की तरफ इशारा किया, तो अनुपमा जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से अंगद और स्नेहा के बीच नोक-झोंक चल रही थी, अब तक तो वो दोनों एक जगह पर इकट्ठे बैठे भी नहीं थे। अंगद भी जब हॉस्पिटल में स्नेहा के पास आता था तो जाकर सोफे के पास खड़ा हो जाता था। वो उसके करीब तक नहीं आता था और स्नेहा भी उसकी तरफ नहीं देखती थी, और अब वो अचानक से ही उसे अंगद की तरफ इशारा करके कुछ समझा रही थी। अनुपमा जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, ऐसे इशारा क्या कर रही हो? स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से हड़बड़ाकर बोली, मैंने मैंने तो कोई इशारा नहीं किया। ये बोलकर वो इधर उधर देखने लगी। तभी एक सर्वेंट ने उसके सामने उसका नाश्ता रखा। वो जल्दी से अपनी बात को संभालते हुए बोली, हाँ, मैं बस यही पूछ रही थी कि अभी तक मेरा नाश्ता नहीं आया। अंगद उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रहा था। उसकी नज़र सामने रखे चाय के कप पर थी। वो चाय पीता नहीं था और अब ये चाय पीना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो खुद से यहाँ पर आ तो गया था, अब वो अगर कहेगा कि वो चाय नहीं पी सकता तो कितना अजीब लगेगा। वहीं स्नेहा बिना कुछ कहे भी उसकी बात समझ रही थी। अनुपमा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आपको कुछ और चाहिए क्या अंगद जी? अंगद ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिला दिया। स्नेहा उसकी तरफ ही देख रही थी और अब अंगद ने भी स्नेहा की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों के दिल ही जोरों से धड़क उठे। दोनों की आंखों में बदलाव आने लगा था। जहां स्नेहा की आंखों में नमी थी, वहीं अंगद की आंखें गहरी लाल होती जा रही थी। और फिर दोनों ने अपनी अपनी नज़रों को एक दूसरे पर से हटा लिया। अनुपमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए अंगद जी। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जगह से उठी। अनुपमा जी उसे रोकते हुए बोली, अब तुम कहाँ चली? अभी वो बोल ही रही थी कि स्नेहा सीधे अंगद के पास आई और अगले ही पल उसने अंगद के सामने रखा हुआ चाय का कप उठाया और किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, अंगद जी चाय नहीं पीते? जैसे ही उसने कहा, अंगद की धड़कनें जैसे नाचने लगी थी। वो एक बार फिर से स्नेहा की तरफ देख रहा था, जो किचन में अंदर की तरफ जा चुकी थी। अनुपमा जी हक्की बक्की रह गईं। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में आप चाय नहीं पीते अंगद जी? आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, इट्स ओके आंटी जी, जरूरी तो नहीं सबको सबके बारे में सब कुछ पता हो। खैर अब मैं चलता हूँ, मैं घर जाकर चाय नाश्ता कर लूँगा।
ये बोलकर वो वहाँ से उठने ही वाला था कि स्नेहा ने तुरंत किचन से बाहर निकलकर सीधा उसके पास आते हुए उसके सामने कॉफ़ी का कप रखा और बोली, इसमें शुगर नहीं है, जैसा अंगद जी पीते हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें बेशक से अनुपमा जी की तरफ थी, लेकिन एहसास तो सारे अंगद के लिए ही थे। अंगद भी उसकी तरफ ही देख रहा था। अब वो तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चली गई और अंगद बस उसे जाते देखता रहा। शायद वो यूं तो काफ़ी ना पीता, लेकिन अब तो स्नेहा ने वो कॉफ़ी लाकर उसे दी थी। अब वो भला कैसे ही उसे बिना पिए जा सकता था। उसने कॉफ़ी का वो कप उठाया और उसे पीने लगा। अनुपमा जी की आंखों में नमी तैर रही थी। अंगद के लिए उन्हें भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहती थी कि अंगद खुद से स्नेहा के पास जाए, उससे बात करे। इस बार तो वो दोनों ही तकलीफ में थे, किसी की तकलीफ को भी कम ज़्यादा नहीं कहा जा सकता था। अंगद चुपचाप अपनी कॉफ़ी पी रहा था। अनुपमा जी अब उसके पास आई और साथ वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ अंगद, और चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। अंगद बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो क्या बात करना चाहती हैं। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, लेकिन सॉरी आंटी, अभी फ़िलहाल मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो मैं चलता हूँ। मैं फिर कभी आऊँगा और आपकी बात अच्छे से सुनूँगा और समझूँगा भी। तब तक आप संगम का ख्याल रखिएगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें ऊपर स्नेहा के रूम की तरफ थी, जैसे वो कह रहा हो कि स्नेहा का भी ख्याल रखना। संगम जल्दी से बोला, थोड़ी देर और रुक जाओ ना डैड, अभी तो हम दोनों ने एंजॉय भी नहीं किया है। मुझे आपके साथ अपनी फेवरेट मैगी खानी है, प्लीज़ रुक जाओ ना डैड। उसकी बात पर अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या आप डैड के साथ मित्तल मेंशन जाना चाहते हो? संगम ने तुरंत पूछा, क्या स्नेहा माँ हमारे साथ चलेंगी? अंगद खामोश हो गया। अब संगम खुद से ही बोला, अगर स्नेहा माँ नहीं चल रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा डैड, मुझे उनके बिना घर अच्छा नहीं लगता, ऐसे खाली खाली सा लगता है। उसकी बात पर अंगद की आंखें तो नहीं, उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था। अगर 4 साल के संगम को स्नेहा के बिना घर खाली लगता है, तो अंगद का उस घर में क्या ही हाल होता होगा। वो कमरा जिसमें अंगद और स्नेहा ने एक दूसरे को भर भर कर प्यार किया था, उस कमरे की दीवारें भी उसके साथ रोती होंगी। संगम ने एक बार फिर से सवाल किया, बताओ ना डैड, क्या स्नेहा माँ हमारे साथ चलेंगी? तभी अंगद ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोला, नहीं, अभी वो घर नहीं जाना चाहती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संगम गुस्से से बोला, लेकिन क्यों डैड? स्नेहा माँ पिछले 2-3 दिनों से यहीं पर हैं, अब तो बस कीजिए ना। आप और स्नेहा माँ एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मुझे पता है आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है, लेकिन अब बस करो ना। आप तो कभी इतनी देर लड़ते भी नहीं हो। आप तो स्नेहा माँ से कितना प्यार करते हो, तो जाओ ना, जाकर उन्हें मनाओ और उन्हें कहो कि वो हमारे साथ घर पर चलें। आपको पता है मुझे आप दोनों के साथ रहना है, लेकिन स्नेहा माँ आपके साथ नहीं रह रही, तो मैं भी आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? मुझे स्नेहा माँ के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है डैड। उसकी बात सुनते हुए अंगद मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे तकलीफ भी हो रही थी। कितना कुछ बदल गया था थोड़े ही वक्त में। जब स्नेहा संगम और अंगद की लाइफ में नहीं आई थी, तो संगम सिर्फ और सिर्फ अंगद से प्यार करता था। हर एक चीज़ वो अंगद के लिए छोड़ने को तैयार हो जाता था, लेकिन आज वो अंगद को खुद छोड़ने को तैयार हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्नेहा माँ के लिए। लेकिन इस बात पर अंगद को बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उसे प्राउड फील हो रहा था अपनी स्नेहा पर, कि कैसे उसने संगम को पूरी तरह से संभाल लिया है। संगम उसका अपना बेटा नहीं, लेकिन फिर भी उसने संगम को कितना प्यार दिया है। लेकिन क्या सिर्फ संगम ही उसका प्यार डिजर्व करता है? अंगद खुद नहीं। उसने क्या गलती कर दी जो स्नेहा ने उसे छोड़ दिया? अगर उसने अपना बच्चा खोया है, तो अंगद ने भी तो अपना सब कुछ खो दिया। फिर क्यों स्नेहा को उसकी तकलीफ नज़र नहीं आ रही? उसकी आंखें और ज़्यादा लाल होती जा रही थी। अनुपमा जी अब आगे आई और संगम को संभालते हुए बोली, इट्स ओके संगम बेटा, अगर आपकी स्नेहा माँ थोड़े दिन यहाँ पर रह रही है तो क्या हो जाएगा? ये भी तो उनका ही घर है ना। आप थोड़े दिन यहाँ पर रुक जाइए अपनी स्नेहा माँ के साथ, फिर उसके बाद आप और आपकी स्नेहा माँ दोनों आपके डैड के साथ अपने घर पर जाना। उनकी बात पर संगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, मैं स्नेहा माँ के पास जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ये बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और अंगद अब वहीं पर खड़ा रहा।
अनुपमा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोली, बच्चों का इस तरह के माहौल में रहना अच्छी बात नहीं होती है अंगद जी। एक बच्चों को तो माँ और बाप दोनों ही चाहिए ना। अगर एक माँ जिद पर अड़ी है, वो नाराज है, तो एक बाप आए और हक से अपनी बीबी और अपने बच्चे को अपने घर ले जाए। कोई भी बीबी मना नहीं करेगी जब उसका पति पूरे हक से उसे लेने आएगा। अंगद तुरंत बोला, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है मेरे और स्नेहा के बीच आंटी। बस उसका यहाँ पर कुछ दिन रहने का मन है तो रह लेने दीजिए। जब उसे वापस वित्तल मेंशन जाना होगा तो वो मुझे बता देगी, मैं उसे लेने आ जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया। चलते हुए अब वो अपनी आंखों को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का मसल रहा था। कुछ सेकंड में ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा बालकनी में खड़ी थी और अंगद को जाते हुए देख रही थी। उसके दिल में भी तकलीफ उठ रही थी। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी संगम पीछे आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ स्नेहा माँ, आप रो क्यों रही हो? स्नेहा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं नहीं रो रही बेटा, वो बालकनी में खड़ी हूँ और हवा तेज चल रही है तो आंखों को दिक्कत हो रही है। संगम तुरंत बोला, रहने दीजिए स्नेहा माँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप रो रही हो। डैड चले गए इसलिए ना, लेकिन अगर आपको उनके बिना इतना ही बुरा लगता है तो आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? आप उन्हें रोक लेती ना, या फिर उनके साथ मित्तल मेंशन चलती। आपको पता है मेरा भी मित्तल मेंशन जाने का मन था, लेकिन मैं आपकी वजह से नहीं गया। मैंने डैड को बोला था कि वो आपको और मुझे दोनों को लेकर चलें। अब मैं तो आपको मना मना कर थक गया हूँ। डैड आपको मनाते तो आप मान भी जाती, पर वो तो ऊपर आए ही नहीं। उसकी बात पर स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसके गाल को हल्का हल्का सहलाती रही। अब वो बिस्तर पर जाकर बैठी और उसने संगम को भी अपनी बगल में लिटाया और उसे देखते हुए बोली, आप थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं क्या? संगम ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उठा हूँ स्नेहा माँ, अब मुझे आराम नहीं करना। अगर आपको आराम करना है तो आप कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं थोड़ा बोर होता हूँ। लेकिन इट्स ओके, आपके साथ रहने के लिए मैं ये बोरियत भी बर्दाश्त कर लूँगा। ये बोलते हुए उसने हल्का सा मुँह बनाया हुआ था। वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया और स्नेहा की आंखों में आंसू एक बार फिर से बह गए थे। जहाँ अंगद की शिकायत थी कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी स्नेहा उससे नाराज़ है। वहीं स्नेहा के दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या बच्चे के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है? वो बच्चा जो उसकी कोख में था, तब तो अंगद उसे खुद से एक पल भी दूर नहीं रहने देता था, और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं तो अंगद उसे अपने साथ चलने के लिए कहता भी नहीं। ना जाने कब तक वो इन बातों के बारे में सोचती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन, अंगद की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अंगद गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। जैसे ही वो अंदर आया, शारदा जी जो सोफे पर बैठी थी, उनकी नज़र अंगद पर गई। एक पल के लिए वो मुस्कुराई। थोड़ी देर पहले ही उनकी निया से बात हुई थी तो निया ने उन्हें बताया था कि अंगद भाई वहाँ पर ही हैं। तो शारदा जी को लगा कि शायद अंगद स्नेहा और संगम को लेकर आएगा, लेकिन अब उसे अकेले आते हुए देख उनका चेहरा मायूस हो गया था। वो तुरंत बोली, तुम स्नेहा और संगम को क्यों नहीं लाए बेटा? उन्हें तो अपने साथ ले आते। तुम ब्यास मेंशन ही तो गए थे, मुझे लगा तुम उन्हें लेकर आओगे। अंगद ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, लेकिन अभी उन दोनों का वहाँ पर अच्छे से मन लग रहा है मॉम, तो मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया। जब उन दोनों को आना होगा तो वो आ जाएंगे। शारदा जी अब गुस्से से बोली, और तुमसे ये किसने कहा कि उन दोनों का वहाँ पर मन लग रहा है? क्या मैं अपनी स्नेहा और संगम को नहीं जानती? क्या मैं नहीं जानती कि वो दोनों वहाँ पर ज़्यादा देर रुक सकते हैं या नहीं? वो तुम्हारे बिना रह सकते हैं या नहीं? तभी आभा भी वहाँ पर आई और अंगद की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा तो है ही बेवकूफ़, अपनी मासूमियत में वो कई चीज़ों को समझ नहीं पाती, लेकिन तुम तो सब समझते हो ना अंगद, और ये भी जानते हो कि स्नेहा तुमसे कितना प्यार करती है। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, तो अगर वो यहाँ आने के लिए नहीं बोल रही है तो तुम खुद उसे बोल दो ना, तुम खुद जाकर उसे अपने साथ ले आओ। अब तो तुम वहाँ पर गए थे, हम सब तो इसलिए राह देख रहे थे कि तुम उन दोनों को लेकर आओगे, लेकिन तुम फिर अकेले आ गए।
क्यों अंगद क्यों? माना एक बच्चे को खो देना बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने तो जीना नहीं छोड़ दिया था ना अंगद। पर तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों ने जीना ही छोड़ दिया। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? कब तक स्नेहा तुमसे दूर रहेगी? अंगद ने तुरंत जवाब दिया, जब तक वो चाहे। आभा गुस्से से बोली, और वो पूरी जिंदगी यहाँ पर आने के लिए नहीं मानेगी, फिर क्या करोगे? पूरी जिंदगी उसे वहीं पर रहने दोगे? अंगद एक बार फिर से बोला, मैं उसके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। इस बार शारदा जी भी बोली, अपनी बीवी को मायके से ससुराल लेकर आना कोई जबरदस्ती नहीं होती अंगद, और वो भी इस टाइम पर जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी तकलीफ़ कम है, लेकिन उसकी तकलीफ़ भी तो समझो ना। एक तो उसने अपना बच्चा खो दिया और उसका पति भी उसके पास नहीं है। इससे बुरा वक्त एक औरत के लिए कोई भी नहीं होता अंगद। जाओ और जाकर उसे ले आओ। उसे खुद कहो कि तुम उसे लेने आए हो, देखना वो ज़रूर आएगी, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।